प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। मिशन का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। यह मिशन भारत के 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। लक्षित राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड शामिल हैं। यह मिशन प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 7 करोड़ लोगों में जागरूकता पैदा करने और सार्वभौमिक जांच पर केंद्रित है। परामर्श और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों को नियोजित किया जाएगा। नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) के अनुसार सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत लाल रक्त कोशिका स्थितियों का एक संग्रह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है। सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं, जो सी आकार के फार्म उपकरण के समान हो जाती हैं, जिसे सिकल कहा जाता है। GSI द्वारा ओडिशा में खोजा गया भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की राज्य इकाई ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में स्थित एक शानदार नेचुरल आर्क की खोज की है। माना जाता है कि इस भूवैज्ञानिक चमत्कार की उत्पत्ति जुरासिक काल के दौरान हुई थी। GSI ने नेचुरल आर्क के लिए जियो हेरिटेज टैग का भी प्रस्ताव किया है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह जियो हेरिटेज टैग वाला देश का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क बन जाएगा। इस अंडाकार आकार के मेहराब की आधार पर लंबाई 30 मीटर है और यह 12 मीटर ऊंचा है। नेचुरल आर्क की अधिकतम ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर और 15 मीटर है। अपने उल्लेखनीय आकार के अलावा नेचुरल आर्क और इसके आसपास का क्षेत्र प्राथमिक तलछटी संरचनाओं का खजाना है, जिसमें योजनाकार और क्रॉस बिस्तर शामिल हैं। साथ ही कभी कभी वर्तमान तरंगे भी हैं। ये विशेषताएं अवसादन प्रक्रिया के दौरान एक उच्च ऊर्जा वाले फ्लूवियल वातावरण का संकेत देती हैं। इस नेचुरल आर्क के गठन को दोष गतिविधियों और लिथोटाइप की अनूठी प्रकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने विस्तारित अवधि में उप हवाई अपक्षय की सुविधा प्रदान की है। ऑडी ने गरनोट डॉलन को प्रबंधन बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया। जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी AG ने अपने नए CEO के रूप में गेरनोट डॉलन की नियुक्ति की घोषणा की है। वर्तमान में वोक्सवैगन समूह की उत्पाद और समूह रणनीति का नेतृत्व करने वाले डॉलन प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मार्कस ड्यूसमैन की जगह लेंगे। इस कदम का उद्देश्य कंपनी की उत्पाद रणनीति और बाजार की स्थिति को और मजबूत करना है। डॉलन का व्यापक अनुभव और नेतृत्व गुण उन्हें ऑडी को एक सफल भविष्य में चलाने के लिए अच्छी तरह से स्थान देते हैं। ऑडी सॉफ्टवेयर प्रगति और ई-मोबिलिटी के मामले में प्रतिद्वंद्वियों BMW और मर्सिडीज बेंज के साथ बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसने कंपनी की अपने प्रसिद्ध नारे वोर्सस्प्रंग डच टेक्निक प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रगति को बनाए रखने की क्षमता पर संदेह पैदा कर दिया है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने ऑडी के सॉफ्टवेयर मुद्दों के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक Q6 e-ट्रॉन के लॉन्च में देरी हुई है। गेरनोट डॉलन ने पोर्श AG में विभिन्न प्रबंधन पदों पर काम किया है, जिसमें अग्रणी अवधारणा विकास और पैनामेरा श्रृंखला शामिल है। 2021 के बाद से वह उत्पाद और समूह रणनीति के साथ साथ वोक्सवैगन समूह के सामान्य सचिवालय की देखरेख कर रही हैं। मोटर वाहन उद्योग की डॉलन की व्यापक समझ और उनके रणनीतिक कौशल उन्हें ऑडी के भविष्य को और आकार देने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक ड्रीम 11 की एंट्री। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने कथित तौर पर बायजूज की जगह जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में पदभार संभाला है। यह सौदा कथित तौर पर 358 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर हासिल किया गया था। बायजूज 2019 में प्रमुख प्रायोजक बन गया था, जब स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो ने 2.5 साल तक टीम इंडिया के साथ जुड़े रहने के बाद अपने प्रायोजन कार्यकाल की शेष अवधि को स्थानांतरित करने का फैसला किया था। मार्च 2022 में बायजूज ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के साथ अपने जर्सी प्रायोजन सौदे को 2023 के अंत तक $55 मिलियन की राशि के लिए बढ़ा दिया था। पिछले वित्तीय चक्र के अंत के बाद इसने इस्तीफा दे दिया और रिपोर्टों में कहा गया है कि BCCI ने 14 जून को नए प्रायोजकों के लिए बंद बोली आमंत्रित की। ड्रीम 11 प्रमुख बोलीदाताओं में से एक था। बायजूज के बाहर होने के बाद से भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जर्सी प्रायोजक के बिना है। मुख्य जर्सी प्रायोजकों के मामले में प्रत्येक द्विपक्षीय मैच के लिए दी जाने वाली राशि ICC के उस मैच की तुलना में 3 गुना अधिक होती है, जिसमें जर्सी के केंद्र में देश का नाम होता है और प्रायोजक लोगों को सुविधाजनक स्थान नहीं मिलता है।
वीजा द्वारा ब्राजील के पिस्मो का अधिग्रहण, फिनटेक में नई उड़ान। दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रोसेसर वीजा ने ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य लैटिन अमेरिका में वीजा के पदचिह्न को बढ़ाना है और वित्त पोषण में मंदी के बीच इस क्षेत्र में नए सिरे से विश्वास को दर्शाता है। वीजा द्वारा पिस्मो का अधिग्रहण यूरोपीय ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म टिंक को $2.2 अरब में और ब्रिटिश सीमा पार भुगतान प्रदाता करेंसी क्लाउड को 2021 में खरीदने के बाद कंपनी का पहला बड़ा अधिग्रहण है। इस सौदे के साथ वीजा पिस्मो के क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना चाहता है, जो वर्तमान में 70 मिलियन से अधिक खातों की सेवा करता है और सालाना $200 बिलियन से अधिक के लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। इस तकनीक के माध्यम से ग्राहक वीजा और मास्टर कार्ड जारी कर सकते हैं। डेटा समूह स्लिंग हब के अनुसार लैटिन अमेरिका ने मई में उद्यम वित्त पोषण में 82% वर्ष दर वर्ष गिरावट का अनुभव किया। इस गिरावट को उच्च ब्याज दरों, मंदी की चिंताओं और तकनीकी मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले बाजार की अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस फंडिंग स्लोडाउन के बीच वीजा का पिस्मो का अधिग्रहण इस क्षेत्र में फिनटेक के विकास का समर्थन करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक को दिया गैर बैंकिंग संस्थान लाइसेंस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 27 जून को कर्नाटक के धारवाड़ में महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड के बैंकिंग परमिट को रद्द करने की एक महत्वपूर्ण घोषणा की। हालांकि बाद के कदम में आरबीआई ने संस्थान को एक गैर बैंकिंग संस्थान लाइसेंस दिया, जिससे इसे अपना परिचालन जारी रखने की अनुमति मिली। 27 जून को तुरंत प्रभावी आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड को दिए गए बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया, जो 23 मार्च 1994 से प्रभावी था। यह निर्णय बैंक की बैंकिंग के कारोबार में शामिल होने और गैर सदस्यों से जमा स्वीकार करने की क्षमता में बाधा नहीं डालता है। अपने बैंकिंग परमिट को रद्द करने के बाद महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड अब एक गैर बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करेगा। यह संक्रमण बैंक को गैर बैंकिंग संस्थाओं पर लागू नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना जारी रखने की अनुमति देता है। अपनी नई गैर बैंकिंग स्थिति के बावजूद महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड अनुरोध पर गैर सदस्यों द्वारा रखे गए किसी भी अवैतनिक या बिना दावे वाली जमा राशि को चुकाने के लिए बाध्य है। बैंक को गैर बैंकिंग संस्थान के रूप में पुनर्वर्गीकृत होने के बाद भी इन फंडों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने जीता लुसाने डायमंड लीग 2023। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह स्टार भारतीय खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान मांसपेशियों में लगी चोट के बाद वापसी कर रहा है। चोट के कारण चोपड़ा को जून के महीने में 3 स्पर्धाओं FBK गेम्स, पावो नूर्मी गेम्स और ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक से हटना पड़ा। लुसाने डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा के प्रयास 9 मार्क 83.52 मीटर, 85.04 मीटर, 9 मार्क 87.66 मीटर, 84.15 मीटर। नीरज चोपड़ा अपने पहले प्रयास में थोड़ा अलग दिखे, जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 83.52 मीटर के थ्रो के साथ अपना खाता खोला, जिससे वह जूलियन वेबर 86.20 मीटर और जैकब वाडलेजिच 84.71 मीटर के बाद तीसरे स्थान पर रहे। चोपड़ा ने अगस्त 2022 में लुसाने लीग जीतकर अपनी पहली डायमंड लीग ट्रॉफी जीती। उन्होंने उस वर्ष बाद में फाइनल में डायमंड लीग ट्रॉफी जीती। टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता साइना ने 5 मई को दोहा में डायमंड लीग में 88.67 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। छोटी बचत योजनाओं पर पहले से अधिक मिलेगा रिटर्न, सरकार ने बढ़ाई ब्याज दर। केंद्र सरकार ने 30 जून 2023 को जुलाई सितंबर 2023 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 30 BPS तक की बढ़ोतरी की है। 30 जून 2023 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अधिकांश योजनाओं की ब्याज दरें समान स्तर पर रखी हैं। 1 वर्षीय, 2 वर्षीय FD और RD योजना में मामूली बदलाव किया गया है। वित्त मंत्रालय ने 30 जून को कहा कि जुलाई सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर अब 4% से 8.2% के बीच होगी। पिछले 12 महीनों में यह चौथी बार है जब केंद्र ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। सरकार ने जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस की 1 साल की टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 6.8% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर रेट को 6.9% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। वहीं 5 साल की पोस्ट ऑफिस RD पर अब आपको 6.2% की बजाय 6.5% ब्याज दर मिलेगी। सरकार ने जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर को बरकरार रखा है।
इस स्कीम में आपको 8% ब्याज दर मिलती रहेगी। नोटबुक आईएएस सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक एमसीक्यूज अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली, या आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।